जी नमस्कार स्टूडेंट्स। आपने स्पीकिंग एग्ज़ाम की जितनी मर्जी प्रेपरेशन कर रखी है, लेकिन अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को इग्नोर करके बिना वीडियो को देखे एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपके शायद आइल्स में स्कोर नहीं आने वाला है। मुझे पता है आपने बहुत अच्छी प्रेपरेशन कर रखी है। 7 बैंड, 8 बैंड, 6.5 बैंड आपको सेंटर वाले इंस्टीट्यूट वाले दे रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूं जो आपके लिए जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें से बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपका एग्ज़ामिनर के रिएक्शन कैसे हैं, आप आंसर कर रहे हो तो वो रिएक्शन कर रहा है, नहीं कर रहा है। उसके बाद आपको क्यू कार्ड के बीच में रोक दिया गया है। ये सारी चीज़ें आपकी स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए हम सबसे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये सबसे पहला पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो पहला पॉइंट क्या है कि आप लोगों की जिस दिन स्पीकिंग होती है, मान लो आपकी कल स्पीकिंग है या परसों स्पीकिंग है, उससे एक दिन पहले आपको क्या करना है। आपको कोई भी चीज़ जो है वो नहीं पढ़नी है, आपको कंप्लीट रेस्ट करनी है, अपना अच्छा खाना खाना है, रेस्ट करना है और आपको सैम्पल्स रीड नहीं करने। सिर्फ आपको एक काम करना है, अगर आप करना चाहें तो आपको सिर्फ मेन जो क्यू कार्ड है, मेन क्यू कार्ड जो होते हैं वो आपकी क्वेश्चंस को जस्ट आपने देख लेना है, आपको सैम्पल आंसर रीड नहीं करने हैं। इसका रीज़न मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। वो बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम से एक दिन पहले उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी आ जाती है। उनको लगता है हम ये कवर कर लेना चाहिए, हमें ये कवर कर लेना चाहिए। एक दिन पहले आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आपका जो बर्डन है वो बढ़ने वाला। तो जो भी प्रेपरेशन आपने 2-3 मंथ में पिछले जो आपने इंस्टीट्यूट में स्पेंड किए हैं उसके ऊपर ट्रस्ट रखें, 100% आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेरा सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स ये रहेगा कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं पहुंचना है। सपोज़ करो आपका एग्ज़ाम अराउंड 12 बजे है, तो मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट 11 बजे के आसपास जो है वो एग्ज़ाम में पहुंच जाते हैं। इससे आपको स्टूडेंट कोई बेनिफिट नहीं होता है, उल्टा आपकी जो एंजाइटी है, आपका ओवरबर्डन जो है आपका बढ़ जाता है। आपको अपनी एनर्जी को बचा कर रखना और कोशिश करें सिर्फ 10-15 मिनट पहले आप एग्ज़ाम में पहुँचें। और वेटिंग एरिया में जब आप बैठे हो, जब आपकी रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाती है तो आपको वेटिंग एरिया में बैठने के लिए बोला जाता है, तो आपको किसी से बात नहीं करनी है। नॉर्मली हमने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो वहाँ पर जो कैंडिडेट बैठे होते हैं उनके साथ डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को जानने की, उससे आपका जो एनर्जी का लेवल है वो कम हो जाता है, आपके अंदर नर्वसनेस बढ़ती है। आपको मैं यही एडवाइस करूँगा, आप पूरे टाइम में पहुँचिए और अपनी परफॉर्मेंस दीजिए। तीसरा जो पॉइंट है स्टूडेंट, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है रिएक्शंस ऑफ एग्जामिनर्स, पार्ट 1 में या फिर पार्ट 3 में। अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो अक्सर ही आपको बोलते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं कि एग्ज़ामिनर मेरी तरफ जो था वो फ्रॉनिंग कर रहा था, आंखें की मूवमेंट उसकी अच्छी नहीं थी। कुछ स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं एग्ज़ामिनर स्माइल कर रहा था, सर हिला रहा था। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके एग्ज़ाम का पार्ट नहीं है, मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूँ। आप कोई भी रिएक्शन जो है वो एग्ज़ामिनर से एक्सपेक्ट मत कीजिए। एग्ज़ामिनर आपको स्माइल दे रहा है, आपको घूर रहा है या फिर आपको आंखें दिखा रहा है, इस चीज़ों से आपका स्पीकिंग का कोई लेना देना नहीं है। कोई भी एग्ज़ामिनर इंटेंशनली आपको लोअर स्कोर नहीं देता है। अक्सर देखा गया है कि हम लोगों के दिमाग में ये चीज़ होती है कि जो मेरा एग्ज़ामिनर था उसने मुझे कम स्कोर दिया क्योंकि वो मुझे फ्रॉनिंग कर रहा था। ऐसा नहीं है। ज़्यादातर केसेस में देखा गया है जो एग्ज़ामिनर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, स्माइल करते हैं, वो स्कोर कम देते हैं। जो एग्ज़ामिनर साइलेंट रहते हैं या फ्रॉनिंग करते हैं वो आपको ज़्यादा स्कोर देते हैं। ये मेरी अजम्पशन है। तो देखिए, एग्ज़ामिनर जो होते हैं वो एक ह्यूमन नेचर है, वो भी ह्यूमंस होते हैं। तो ह्यूमंस जो होते हैं स्टूडेंट्स, हर बंदे की अपनी डिफरेंट नेचर होती है। आप अपने घर में ही देख सकते हो, आपके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, हर बंदे का अपना अलग बिहेवियर होता है। कोई बंदा बहुत ज़्यादा स्माइल करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिल का बहुत अच्छा है, या कोई बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो बंदा ईमानदार नहीं है। तो हर बंदे की अपनी नेचर है, लेकिन एग्ज़ामिनर के पास सेट क्राइटेरियाज़ होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो आपको ये सब चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना है। नेक्स्ट चीज़ की तरफ हम बढ़ते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टूडेंट आप लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ देखी जाती है कि मेरे को साउथ इंडियन आया था या मेरे को फॉरेनर एग्ज़ामिनर आया था। किसी को साउथ इंडियन एग्ज़ामिनर आ जाता है तो
अक्सर ये बोला जाता है कि साउथ इंडियन हमें बैंड नहीं देते हैं, लेकिन मैं स्टूडेंट आपको बताना चाहूँगा इसमें कोई भी रियलिटी नहीं है, ये जस्ट एक र्यूमर है। और अक्सर ये देखा गया है कि जो फॉरेनर होते हैं वो ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि उनका कल्चर कुछ ऐसा होता है, जो इंडियन होते हैं उनका कल्चर वैसा होता है, आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ामिनर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था, या जो इंग्लिश बोलने वाले फॉरेनर एग्ज़ामिनर होते हैं वो ग्रामर को ज़्यादा नहीं देखते हैं, दूसरे एग्ज़ामिनर साउथ इंडियन जो होते हैं वो ग्रामर को ज़्यादा देखते हैं, इसकी वजह से आपके मार्क्स नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है। सारे के सारे एग्ज़ामिनर के लिए जो मार्किंग क्राइटेरियाज़ हैं वो सेम है, आपको इस चीज़ को दिमाग से निकाल देना है। आपको कोई भी एग्ज़ामिनर आए, आपको अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देना है। और एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, सारे एग्ज़ामिनर अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं कि वो आपको स्कोर देने के लिए बैठे होते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, आप मान के चलो अगर आप किसी भी वीज़ा ऑफिसर के पास जाते हो, जब आप वीज़ा फाइलिंग करते हो, उन लोगों को वीज़ा देने के लिए बिठाया हुआ है, ना कि हम वीज़ा रिफ्यूज़ करने के लिए। अगर आप एलिजिबल नहीं हो, आप में दम नहीं है, आपकी जो स्पीकिंग है उसके पैरामीटर्स जो हैं उसके अकॉर्डिंगली नहीं है, डेफिनेटली आपको जो है स्कोर नहीं मिलेगा। तो आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए जितनी जल्दी हो सकता है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि साउथ इंडियन आएगा, फॉरेनर आया। कई बारी जब हमारे सामने एग्ज़ामिनर आता है उसी टाइम हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि ये मुझे बैंड नहीं देगा क्योंकि ये साउथ इंडियन है। ऐसा नहीं है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपने एग्ज़ामिनर को एक जज की तरह लेते हैं और हम वहाँ पर एक लॉयर या एक क्लाइंट की तरह बिहेव करते हैं। एक्चुअल में ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। आप अपने एग्ज़ामिनर को अगर एक जज की तरह ले रहे हो और आप अपने आप को एक लॉयर की तरह प्रेजेंट कर रहे हो, जैसे हम यस बॉस नो बॉस बोलते हैं, ऐसा नहीं है। आप अपने एग्ज़ामिनर को बॉस मत मानो, उसके साथ आप जितना फ्रेंडली होगे, जितना आप फ्रेंडली बिहेव करेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी परफॉर्मेंस जाएगी और आपका स्कोर बहुत बढ़िया आएगा। तो एक नॉर्मल इंसान की तरह आपको बिहेव करना है, इससे आपकी एंजाइटी नर्वसनेस भी कम होगी और आपको ये फील नहीं करना है कि वो आपके सामने जो बंदा बैठा हुआ है वो एक जज है, आप एक लॉयर हैं या आप एक क्लाइंट हैं, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही कॉमनली स्टूडेंट कंप्लेंट करते हैं कि जो मेरा एग्ज़ामिनर था उसने मेरे को क्यू कार्ड पूरा कंप्लीट नहीं करने दिया। ये बहुत ज़्यादा कॉमन स्टूडेंट की कंप्लेंट रहती है। स्टूडेंट ऐसा दो सिचुएशन में हो सकता है। सबसे पहली रीज़न इसका क्या है कि आपने जो पार्ट 1 में परफॉर्म किया था और जब आप क्यू कार्ड सुनाना स्टार्ट किया है तो आपने पूरे का पूरा क्यू कार्ड क्रैम किया हुआ है। मतलब जो सैम्पल आंसर आप सुना रहे हो वहाँ से साफ पता चल रहा है कि आपने उसकी क्रैमिंग कर रखी है, आपने उसको रट्टा लगा रखा है। और पार्ट 1 के जो क्वेश्चंस आपने परफॉर्म करे हैं उसमें भी आपने ऐसे ही किया है। वैसे भी मैं आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट, पार्ट 1 इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। मैं बार बार आप लोगों को अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, पार्ट 1 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके अलावा दूसरी सिचुएशन में एग्ज़ामिनर आपको कब रोकता है क्यू कार्ड पूरा कंप्लीट करने से, क्योंकि उसको जब आपने पार्ट 1 सुनाया था जहाँ क्यू कार्ड के कुछ सेंटेंस सुनाए, 10 12 15 सेंटेंस आपने बोले, आपने 40-50 सेकंड बोला, तभी उसने अपना माइंड बना लिया था कि आपको क्या स्कोर देना है। आपके लेवल के बारे में उसको अच्छे से जजमेंट हो चुका है, तो वो नहीं चाहता है कि वो आगे आपसे सुने और अपना टाइम वेस्ट करे। तो ये दो सिचुएशन में आपको जो आपका एग्ज़ामिनर है वो क्यू कार्ड बोलने से रोक देते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो वो है राउंडिंग ऑफ क्वेश्चंस। इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूट को नहीं पता है। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, स्टूडेंट जैसे ही आपका क्यू कार्ड ख़त्म हो जाता है, क्यू कार्ड ख़त्म होने के बाद आपका एग्ज़ामिनर आपसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है, वो आपके क्यू कार्ड से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो आपसे आपके एग्ज़ामिनर ने एक क्यू कार्ड पूछा, उसने आपसे बोला कि यू हैव टू टॉक अबाउट अ होम यू विजिटेड। तो मान लो आपने उसके बारे में सुना दिया, आप किसी कज़न के हाउस में गए थे। अब आपका एग्ज़ामिनर जो आपने क्यू कार्ड में आइडिया बोला है उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन निकाल के आपसे पूछेगा। ये वाले क्वेश्चन पार्ट 3 का हिस्सा नहीं होते हैं, आपको एग्ज़ामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। हम लोग क्या करते हैं, जब हम इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस करते हैं तो इंस्टीट्यूट वाले हमें इस चीज़ के बारे में नहीं बताते हैं कि एग्ज़ामिनर ऐसी भी चीज़ें हमें पूछते हैं। तो एकदम से जब आपको एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी जाती तो आप लोग शॉक हो जाते हैं कि ऐसा हमें तो कभी पूछा नहीं गया, लेकिन हमें एग्ज़ाम में ये क्यों पूछा जा रहा है।
तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने टीचर को ज़रूर बोलिए, राउंडिंग ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको अच्छे से कर लेनी है। स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अक्सर ही स्टूडेंट को इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, वो है आपकी क्रॉस क्वेश्चनिंग। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, क्रॉस क्वेश्चनिंग जो है आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये आपकी स्पीकिंग पार्ट 3 का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आपको मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट, दो सिचुएशन में आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है, या हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि दो प्रकार की क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है। सबसे पहली सिचुएशन क्या है कि जब आप लोग रिस्पॉन्स कर देते हो, उसमें से आपका एग्ज़ामिनर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करो आपके एग्ज़ामिनर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा एनवायरनमेंट से रिलेटेड और आपने उसका आंसर कर दिया, और उसको दोबारा से वो उसकी और ज़्यादा रीजनिंग या और ज़्यादा डिटेल में आपसे कंफर्म करना चाहता है, और वो आपसे वाई, हाउ, व्हेन वगैरह लगा के आपसे जो है उसी क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाल के आपको पूछता है। लेकिन एग्ज़ामिनर ऐसा करते क्यों हैं स्टूडेंट? इसका ना रीज़न है कुछ, मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले कई बार एग्ज़ामिनर जो होते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूज है आपके स्कोर को लेकर। कई बार उनके दिमाग में दो स्कोर चल रहे होते हैं कि आपको 5.5 देना है या 6 देना है। कई बार ये भी हो सकता है कि आप उनके दिमाग में ये चल रहा है कि आपको 6 देना है या 6.5 देना है। उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए वो आपको ऐसी सर्कमस्टांसिस में फंसाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में वो आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, जस्ट आप लोगों को एक सर्कमस्टांसिस ऐसे बना के दे रहे हैं कि आप पिछले वाले जो सर्कमस्टांसिस थे पार्ट 1 या पार्ट 2 में तो आपने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन क्या आप रियली में डिज़र्व करते हो 6 बैंड, 6.5 बैंड या 7 बैंड? तो आपको वो उस क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाल कर आपको एक सिचुएशन दे देते हैं कि आप इसमें कैसे परफॉर्म करते हो। तो इसलिए वो जब लेवल को लेकर थोड़ा कंफ्यूज होते हैं तब ऐसा करते हैं कि वो आपके क्वेश्चन जो आपने आंसर किया है उसमें से क्वेश्चन निकाल कर आपको पूछते हैं। और दूसरी टाइप की जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है स्टूडेंट, उसमें क्या होता है कि आपका एग्ज़ामिनर आपको क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं करने देता, या फिर आपने जो भी आंसर किया है, जो भी उसने क्वेश्चन पूछा था आपने आंसर किया, उसी क्वेश्चन को उसने दोबारा से रिपीट कर दिया। तो ये दो सिचुएशन हो सकती हैं। इसके भी दो बड़े रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न स्टूडेंट ये है कि आपका कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। कम्युनिकेशन गैप का मतलब क्या है कि जो एग्ज़ामिनर ने आपसे पूछा है आप वो नहीं बता रहे हो, आप कोई और चीज़ बताना स्टार्ट कर दिए हैं, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। इसको मैं थोड़ा और ईजी तरीके से समझाने की अगर कोशिश करूँ स्टूडेंट, तो कई बार क्या होता है कि हम लोगों को क्वेश्चन के कुछ कीवर्ड तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन एग्ज़ामिनर ने जो हमें रियली में पूछा होता है वो हम नहीं बता रहे होते। इसलिए एग्ज़ामिनर उस क्वेश्चन को आपको बोलने ही नहीं देते। उनको ये लगता है कि इसको सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है, इसलिए वो आपको बोलने नहीं दे रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। दूसरी सिचुएशन होती है जब वो क्वेश्चन आपने जो क्वेश्चन आपको पहले पूछा गया उसी क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर दिया, आपने आंसर भी किया लेकिन फिर से रिपीट कर दिया। तो उसका रीज़न होता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में नहीं आया है, इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। अगर तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एग्ज़ामिनर ने ऐसा किया एक या दो बार तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार अगर एग्ज़ामिनर ऐसे कर रहा है कि आप कोई भी आंसर बोल रहे हो और वो बोलने आपको नहीं दे रहा है, और आपको दूसरा क्वेश्चन पूछी जा रहा है, फिर आप बोल रहे हो, फिर भी वो बोलने नहीं दे रहा, फिर वो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उनके भी कुछ ना मार्किंग क्राइटेरियाज में एक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आपको कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन तो उन्होंने पूछने ही होते हैं। तो उनको ये लगता है कि ये आंसर तो सही तरीके से नहीं कर रहा, लेकिन वो क्वेश्चन जो उनको पूछने की मिनिमम उनको होता है कि पूछने वो आपको फिर पूछ के आपका टाइम ख़त्म कर देते हैं। तो ये खतरे की घंटी होती है। तो क्रॉस क्वेश्चनिंग से मैं स्टूडेंट बताना चाहूँगा ये आपकी स्पीकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके लिए आप अपने इंस्टीट्यूट में अपने टीचर्स को अच्छे से बोलें कि आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग इंस्टीट्यूट में की जाए, ताकि आप लोग familiar हों, जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो आपको टेंशन ना हो। तो लास्ट में स्टूडेंट मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहूँगा। आपको क्या करना है स्टूडेंट, ग्रामर के बारे में और वोकैबुलरी के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। कोशिश करनी है कि आपको पॉजेज़ और हेजिटेशन आप कम से कम रख पाएँ, और सबसे ज़्यादा फोकस आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग और फ्लुएंसी पे करना है। अगर ये 3 चीज़ों के ऊपर फोकस कर लोगे, मैं गारंटी लेता हूँ आपका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स सिनोनिम्स, इडियम्स के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपकी नेचुरल स्पीकिंग के ज़्यादा बैंड होते हैं ये सब क्रैम्ड चीज़ों की बजाय।
तो जितनी भी हो सकता है आप नेचुरल तरीके से स्पीकिंग करने की कोशिश करें, 100% आपको बहुत अच्छे स्कोर मिलेंगे। होपफुली मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा स्टूडेंट। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं, और इस वीडियो को एक लाइक दे देना। किसी भी स्टूडेंट को हमसे ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, आपको एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है, उसके ऊपर आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर क्लासेस मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।